प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आप अगर तैयार कर लें तो इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। जो कुछ भी होगा इसी में से प्रश्न आपका बनेगा। यानी आपके पास कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दो दो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, आप उसमें से एक करेंगे, या इसमें से कम एक ऑप्शन आपके लिए ज़रूर सेफ बचा रहेगा। तो इसमें क्या है कि जो भी हम आपको टॉपिक्स बाय टॉपिक जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इस पे आपको गौर करना होगा और इन टॉपिकों को अच्छी तरीके से तैयार करना है और इससे अधिक कुछ भी नहीं ध्यान देना है। पहले इन्हें खूब अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। जैसे बात करें अगर पहले टॉपिक के बारे में, इसमें हम श्लोक जो आता है, कहता है कि एक श्लोक लिखिए, तो वो संस्कृत में आपको लिखना होता है। और ये श्लोक आपको बस यही ध्यान देना है, जैसे आप इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में ध्यान देते हैं कि जो आपके क्वेश्चन पेपर में आया हो, तो वैसे ही आपको वो नहीं लिखना होता, उसको छोड़ के लिखना होता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर में पहले देख लेंगे कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं ना है श्लोक जो कि आपने जो याद किया है। तो कम से कम 2 श्लोक याद कर लीजिएगा। तो एक श्लोक अगर आ भी जाएगा तो दूसरा इसको श्लोक आपका सेफ रहेगा। तो इस तरीके से 4 लाइन यानी कि 2 श्लोक याद कर लीजिएगा। तो और देख लीजिएगा कि क्वेश्चन पेपर में कौन सा आया है, उसे छोड़कर दूसरा श्लोक लिख लीजिएगा। और दूसरे टॉपिक पे अगर बात करें कि लेखक कौन सा याद कीजिएगा, कि लेखक पूछता है और कवि दोनों पूछता है, तो लेखक कौन सा याद कीजिएगा आप, तो लेखक आप याद कीजिएगा कि जीवन परिचय पूछता है तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद का याद कीजिएगा। इन 2 के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनमें से आपका एक कन्फर्म है। इसके बाद अगर कवि पूछे, कवि का जीवन परिचय, तो दोनों का पूछता है, तो लेखक का आप जान ही गए, कवि में सूरदास और तुलसीदास का पढ़िएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें से आपका एक या कभी कभी तो दोनों आपका आ जाएगा, तो इसलिए आपका इसी में से आने वाला है। तो लेखक में चरित्र चित्रण किसका पढ़ेंगे आप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद का। और कवि में किसका पढ़ेंगे, सूरदास और तुलसीदास के बारे में। इसके बाद फिर गद्य के पाठ के बारे में अगर बात करें कि गद्य का कौन सा ऐसा कौन कौन से लेसन है जो कि जिससे कि आपका बार बार गद्य उठाता है और उसी से प्रश्न पूछता है, यानी पैसेज टाइप का गद्यांश। तो गद्यांश कौन उठाता है किस लेसन से, तो मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति नाम का 3 लेसन है। इसको 3 लेसन केवल पढ़ लीजिएगा, बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इसमें से 2 में से आपका एक इन्हीं में से आने वाला है। इसके बाद पद्य के पाठ के बारे में अगर बात करें, तो पद्य में आपका जो सूरदास के पद हैं और तुलसीदास वाला है। उसके बाद वन पथ पर और स्वदेश प्रेम, ये 4 लेसन ऐसे हैं। यदि आप इन 4 लेसनों को तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। इसी में से आपके प्रश्न बनेंगे, यानी इसी में से पद्यांश बनेगा, यानी कि जो कविता की तरह होता है वो बनेगा और उसी में से प्रश्न उत्तर आपको पूछेगा। तो इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता क्या है भाई, कुल मिला के चाहे गद्यांश हो या पद्यांश हो, जो भी आपको पूछा हुआ है, तो इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि इसमें आपको जो संदर्भ लिखना होता है और फिर व्याख्या करनी होती है, ये आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरी आवश्यकता है कि इसके संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, व्याख्या में क्या लिखेंगे। तो संदर्भ व्याख्या इसका मुख्य रूप से 2 प्रश्न तो उसी में से होता है, जो इसके गद्यांश हैं 3 लेसन के इससे और 4 लेसन के पद्यांश वाले से। तो पद्य का 4 लेसन और गद्य का 3 लेसन आप तैयार कर लीजिएगा। छठवां जो पॉइंट है हमारा कि संस्कृत के गद्य के जो पाठ हैं, गद्य में संस्कृत के गद्य में कौन से पाठ हैं जिससे कि गद्यांश बार बार पूछता है, तो वाराणसी नाम का लेसन है, भारतीय संस्कृति नाम का लेसन है और प्रबुद्धो ग्रामीण, ये जो 3 लेसन हैं, इन तीनों लेसनों को आप देख लीजिएगा। तो इनमें से गद्यांश आपका संस्कृत वाला बनने वाला है और ऊपर आपका हिंदी का गद्यांश पद्यांश था। और नीचे अगर पद्यांश की बात करें कि पद्यांश किसका बनने वाला है संस्कृत में, तो भारतीय संस्कृति का ही बनेगा। और जीवन सूत्राणी नाम का 2 लेसन है, इन दोनों लेसनों का आप खूब अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा समझ के, कि जिससे कि अगर इससे गद्यांश बने तो इसमें भी आप जो भी प्रश्न बनेगा उसे आप आराम से कर सकें। हाँ, और 8वां पॉइंट अगर खंड काव्य की बात करें, तो खंड काव्य में भाई एकदम निश्चित नहीं किया जा सकता, आप जिस जिले के हैं उस जिले के अनुसार करिएगा। जैसे कि एक मुक्तिदूत हमने लिखा है जो कि गाजीपुर जिले वगैरह कुछ जिलों का है, तो ये आप अपने जिले का जान लीजिएगा कि आपके ज़िले के अनुसार कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, वही पढ़िएगा और वही एग्जाम में कीजिएगा। इसमें खंड काव्य जो आपका होता है, तो खंड काव्य में आपको ध्यान देने की आवश्यकता क्या होती है, इसमें सर्ग वाइज सर्ग होता है। जैसे कहने का मतलब पहला सर्ग, दूसरा सर्ग, यानी सर्ग के रूप में होता है। तो सर्ग आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस सर्ग में कौन सी बात है। उद्देश्य जानने की आवश्यकता है कि जो आपका खंड काव्य है तो उस खंड काव्य का उद्देश्य क्या है, और फिर जो भी उसमें पात्र हैं
तो उन पात्र का यानी मेन व्यक्ति का चरित्र चित्रण आपको पूछ सकता है और उसमें की मेन घटना क्या है। तो इस तरीके के 4 टॉपिक्स आपको खंड काव्य से उठा सकता है। यानी पहला मैंने क्या बताया कि सर्ग पूछ देगा कि पहला सर्ग, दूसरा सर्ग, तीसरा सर्ग, कोई उठा के पूछ देगा कि किस सर्ग में इस सर्ग के बारे में बताइए। तो सर्ग आप लिखेंगे तो आपको अलग अलग सर्ग में कौन कौन सी घटना है तो उसको जानने की आवश्यकता है। उद्देश्य पूछ सकता है कि इस खंड काव्य का उद्देश्य क्या है। फिर उसमें जो पात्र रहेंगे आपके खंड काव्य के तो उसका चरित्र चित्रण या वो लिखना होगा। और जो उस पूरी जो खंड काव्य है तो उसमें आपका उसका क्या मुख्य जो घटना है उसमें कौन सी मेन घटना है तो उसके बारे में बताना रहता है। एमसीक्यू के बारे में अगर बच्चों अगर बात किया जाए तो उपसर्ग आता है। एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो टिक मार्क वाले आपके 20 नंबर के आते हैं तो उसमें आपका उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास तो ये सब आता है। तो ये जो आपका संधि है वो आपका यण संधि आएगा, ई को यणची, यानी जो आपका संधि होता है यण संधि केवल आएगा। और इसके बाद फिर आप इसके एग्जाम्पल, परिभाषा वगैरह पे ध्यान देंगे। समास में अगर कहा जाए तो समास में आपका द्वंद्व समास जो कि आपका योजक चिन्ह होता है विपरीत शब्द वाले, यानी बीच में हाइफन होता है जैसे माता पिता के बीच में, दिन रात के बीच में। और द्विगु समास जो जिसमें कि पहला शब्द आपका संख्या होता है, अगला शब्द आपका कोई संज्ञा होता है। तो इस तरीके से द्वंद्व समास और द्विगु समास आएगा, यानी 2 समास और 1 संधि यानी यण संधि और द्वंद्व समास और द्विगु समास। रस के बारे में बात करें तो यह रस आपके 2 आ सकते हैं, हास्य रस और करुण रस। इन दोनों में से किसी से पूछ सकता है, प्रश्न बन सकता है। छंद अगर बात करें तो छंद में सोरठा और रोला जो होता है आपका, ये 2 छंद आएंगे, 2 छंद में से ही आपका प्रश्न बनेगा। अलंकार जो होता है, अलंकार में आपका उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा, इन तीनों में से आपका बनाएगा। तो ये अलंकार आपको तैयार कर लेने हैं, रस, छंद, अलंकार, संधि और समास जो हमने बताए हैं। तो इन पे आप कमांड रखिएगा, इनसे एग्जाम्पल उठा सकता है, पहचानने के लिए दे सकता है कि कौन सा ये समास है, कौन सा संधि है, कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार वगैरह, इस तरीके के प्रश्न आएंगे। तो एमसीक्यू पे आप ज़्यादा नहीं, एमसीक्यू के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे आपसे बाद में। थोड़ा एग्ज़ाम आपका जो है नज़दीक आता जा रहा है तो इसके लिए हम आपके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो हिंदी के बारे में बाकी जो 9वां पॉइंट है एमसीक्यू वाला, इसको आप थोड़ा सा अपने से तब तक ध्यान देते रहिएगा। और बाकी जो मैंने बताया इसको पूरी तरह से तैयार रखिएगा। और आगे और आखिरी पॉइंट जो हमारा निबंध है, निबंध में आप प्रदूषण का पढ़िएगा, पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण से रिलेटेड पूछ देता है प्रश्न, या तो फिर इसी को कह देगा कि वृक्षारोपण वगैरह, वृक्ष से संबंधित। भाई वृक्ष भी क्या करते हैं, पर्यावरण से ही रिलेटेड होते हैं। तो वृक्ष से संबंधित प्रश्न पूछ दे तो भी, पर्यावरण से पूछ दे तो भी, या प्रदूषण सीधा सीधा कह दे या पर्यावरण प्रदूषण कह दे, तो कुल मिला के ये आप एक ही पॉइंट ये रहेगा प्रदूषण। इसके बाद विज्ञान से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं कि विज्ञान के बारे में, इसके फायदे, नुकसान, लाभ, हानि या इसका महत्व क्या है विज्ञान का वगैरह, यानी विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं। यानी कि निबंध जो आपका होगा ये इससे होगा, प्रदूषण याद कर लीजिएगा, पर्यावरण प्रदूषण, या फिर इसके बाद विज्ञान संबंधित और देश प्रेम। ये जो है ये 3 निबंध ऐसे हैं जिनमें से आपका एक निबंध आपका पक्का फंसने वाला है। तो इसका मतलब कि आप इसको तैयार कर लीजिएगा। एमसीक्यू हम आपका बाद में कराएंगे और जिससे कि आपका अच्छा खासा नंबर बन सके। धन्यवाद।